हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलते हैं सीधे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है कि शब्द शक्ति से तात्पर्य है, यानी कि जब भी हम शब्द शक्ति शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन दिया गया शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त किया जाता है, अक्षरों का समूह है, शब्दों का समूह है, या फिर उपयोग सभी। तो शब्द शक्ति से तात्पर्य है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान दिए होंगे कि शब्दों में भी पावर होता है जिसको कि शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और आगे जैसे जैसे हम और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो शब्द शक्ति अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप यही बता सकते हैं कि शब्द के अर्थ को जब प्राप्त किया जाता है तो वो शब्द शक्ति के माध्यम से ही उसे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पर सत्य नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया वाचक जो वाच्यार्थ को प्रकट करे, लक्षण जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करे, व्यंजक जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, वाचक लक्षण व्यंजक काव्य हेतु हैं। तो बस आपको अपने धैर्य का परिचय देते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया है कि सत्य नहीं है। कई बार सत्य नहीं है को असत्य एक वाक्य में पूछ देता है एक शब्द में। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी कि वाचक लक्षक व्यंजक ये सब काव्य हेतु नहीं है बल्कि ये सब शब्द शक्ति से रिलेटेड हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बाकी जितना भी ऑप्शन ऊपर दिया गया सब क्या है, सत्य हैं। अगला प्रश्न है, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है, यानी कि कोई शब्द है जिसका लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के दृष्टिकोण से। आप लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्तियों को जरूर पढ़ा होगा, और जैसे ही मैं शब्द शक्ति बोल रहा हूँ आपके दिमाग में वो सारी शब्द शक्तियाँ आ गई होंगी। ठीक है, तो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कई बार क्या है कि इसको वाच्यार्थ भी कहा जाता है, अभिधेयार्थ भी कहा जाता है, मुख्यार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो चारों जो ऊपर के तीनों शब्द हैं वो सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अगर आपको परीक्षा में भिन्न तरीके का ये शब्द आए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा शब्द जो लोक प्रसिद्ध अर्थ को अभिव्यक्त करता है, बताता है। अगला प्रश्न है, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। इस दूसरे अर्थ को क्या कहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं शब्द शक्तियों के ऊपर तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी नई जानकारी भी मिल सकती है और आपने अगर पढ़ा होगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता है तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। इस दूसरे अर्थ को क्या कहते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी लक्ष्यार्थ। मैं बार बार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की चर्चा इसलिए करता हूं कि कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो एक्सपर्ट्स होता है वो खुद इस परिभाषा को अपने से बोलता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ये लक्ष्यार्थ के रूप में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगला प्रश्न है कि कभी कभी वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, यह कहलाता है। यह भी शब्द शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो धीरे धीरे आपके मन में शब्द शक्तियों का भी नाम आ रहा होगा कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, उन्हीं से मिलता जुलता यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के जवाबों को लगभग देखता रहता हूं, बस नाम नहीं लेता हूं। इसलिए नहीं लेता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट ना होकर फिर चिट्ठी पत्री वाला कार्यक्रम हो जाएगा, और मैं प्रतिभागी छात्रों के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। ठीक है, इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बता दिया, व्यंग्यार्थ। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि व्यंग्यार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने पहले इसके एक क्वेश्चन में अभिधेयार्थ के बारे में या फिर वाच्यार्थ के एक ही तरह के 3 शब्दों के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर व्यंग्यार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ध्वनि। और जब आप ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे, आनंदवर्धन को पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी व्यंग्यार्थ को ही महत्ता दी है। यानी कि आप देख रहे हैं सीधे सीधे इसका संबंध व्यंग्यार्थ का ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इतने करने के बाद अब मेन प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके कितने भेद या प्रकार हैं? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। यानी कि शब्द शक्तियों के कुल कितने भेद किए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो बस इस तरीके के प्रश्न को आपको कूल होकर अच्छे से टिक करना है या फिर गोले को रंगना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया है, और कई बच्चों ने पूरा नाम भी लिखना शुरू कर दिया है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। 3 माना गया है अविधा। अविधा नहीं है, अभिधा, भ पे छोटी की मात्रा, व्यंजना तीसरे नंबर पे है, लक्षणा है, फिर व्यंजना है। कई बार इसका क्रम भी पूछ देता है, इसलिए इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, तो क्रम से याद करेंगे। तो आप जब अपनी बात को इंटरव्यू में भी रखेंगे, क्रमशः रखेंगे, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। और अंड बंड इधर उधर बताएंगे तो फिर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर नर्वस या फिर झेलना पड़ जाए। सही जवाब इसका ऑप्शन बी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द शक्ति नहीं है। जिन लोगों ने आज टेलीग्राम चैनल में इस सूचना को जानने के बाद रिवीजन किया होगा, उनके लिए बहुत ही ये प्रैक्टिस सेट आसान लगेगा। और आसान क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई नई चीज़ तो मैं इस चैनल पे नहीं बताता हूँ, बस आप लोगों का रिवीजन ही होता है और आप लोगों के दिमाग को और विस्तृत करने का, खोलने का ही प्रयास है। बाकी एक उत्प्रेरक के रूप में ही यहाँ पर हम लोग जुड़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, आप जान रहे हैं। इसी बीच आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है कि शब्द शक्ति नहीं है। ध्यान रखना है ये पढ़ते समय कि निम्नलिखित में से शब्द शक्ति नहीं है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, प्रतिभा। प्रतिभा क्या है? काव्य हेतु है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या है? प्रश्न के अनुसार सही है। बाकी और जितने सब क्या हैं? शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही कथन है। 4 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है? अभिधा, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा, शब्द की वह शक्ति जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना, शब्द की वह शक्ति जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। और इस प्रश्न को पूछने का मतलब आप लोगों के टेस्ट लेने से ज़्यादा जरूरी मुझे लगा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभिधा का मतलब क्या है, लक्षणा का मतलब क्या है, व्यंजना का मतलब क्या है। तो बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अभिधा वाच्यार्थ से जुड़ा हुआ है, लक्षणा लक्ष्यार्थ से जुड़ा है, व्यंजना व्यंग्यार्थ से जुड़ा हुआ है। बाकी जो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किसके भेद हैं? 3 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किसके भेद हैं? ऑप्शन दिया गया है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है कि ये तीनों जो शब्द हैं ये सब अभिधा के भेद माने जाते हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि रूढ़ क्या होता है
यौगिक क्या होता है और योग ऋण क्या होता है। ये सब भी क्या हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। और जब हिंदी व्याकरण से संबंधित मेरा वीडियोज लेक्चर आप लोग देखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जितना आप सभी लोग हिंदी लिटरेचर साहित्य का वीडियो देखते हैं, शायद आप लोग व्याकरण का वीडियो कम देखते होंगे, लेकिन उन वीडियोज को मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है और वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए बनाया है। तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उन वीडियोज को भी देखिए। अगर कोई वीडियो स्लो चल रही हो तो उसकी स्पीड को अपने अनुसार तेज़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर या इस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ। समय निकाल कर आप लोगों से बस बातचीत करने का मन करता है तो हाजिर हो जाता हूँ। बाकी 24 घंटे में व्यक्ति कितना दूसरा काम करेगा। तो इस हिसाब से ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए तो सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन ए, अभिधान। अगला प्रश्न है, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती और यदि होती है तो शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है। यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऋण। जिस शब्द के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है और यदि होती है तो शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति जन अर्थ से भिन्न होता है, अलग होता है। कुछ बच्चे करें कि जल्दी जल्दी आप पढ़ाइए, तो पुराने जो बच्चे हैं वो भली भांति जानते हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है और जल्दीबाजी में जो काम किया जाता है वो कई बार घातक हो जाता है। इसलिए धैर्य रख के 1 घंटे आप एकाग्र होकर इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। बाकी आपको दोबारा कोई चीज़ रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऋण शब्द को आप लोग समझ गए होंगे कि उसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, अगर होती भी है तो उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि घोड़ा, घड़ा, मुंह, ठंडा, गाय, जल, मंडप आदि शब्द किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया गया ऋण के, यौगिक के, योग ऋण के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है कि ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब क्या कैसे शब्द हैं, ये सब हैं ऋण शब्द। अगर आप किसी से पूछने लगे कि घोड़ा शब्द कैसे बना है, तो इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घड़ा कैसे बना है, मुंह कैसे बना है, गाय कैसे बना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऋण के अर्थ में हो गया है। जैसे मंडप, इस समय शादी विवाह बहुत हो रहे हैं तो मंडप लोग बनाते हैं। आप कोई पूछे कि ये मंडप शब्द कैसे बना हुआ है, तो इसकी व्युत्पत्ति को लेकर बहुत कोई सॉलिड तर्क नहीं दिया जा सकता है। कुछ बच्चे इसके अलग उदाहरण भी बता रहे हैं, कान, नाक, फल, वो भी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य से अर्थ से भिन्न नहीं होता है, वो शब्द क्या कहलाता है। यानी कि कुछ शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न नहीं होता है, उसी से जुड़ा रहता है, तो क्या होता है वो, ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 13 का सही जवाब है यौगिक। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ऋण शब्द को आप जान गए होंगे कि जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, यौगिक शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और उसका जो अर्थ व्युत्पत्ति होता है, निकलता है, वो भी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से अलग नहीं होता है, वैसा ही होता है। तो अब धीरे धीरे आप शब्दों को भी अच्छे से देख रहे होंगे। यौगिक शब्द की परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, भलाई, पानी घर, दो मुहा, शारीरिक, सुंदरता, बुढ़ापा, अन्न जल आदि शब्द किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन दिया गया ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यौगिक, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में जितने भी शब्द बने हुए हैं, कुछ उपसर्ग से बने हैं, कुछ प्रत्यय से बने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इसको यौगिक भी कहा गया है और इसकी व्युत्पत्ति का पता चलता है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ उत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से
केवल एक तक ही सीमित होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो आपने लगातार 4-5 क्वेश्चन से देखा कि ऋण के बारे में देखा, यौगिक के बारे में देखा और योग ऋण के बारे में ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जिसकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ उत्पत्तिजनक अनेक अर्थों में से केवल एक अर्थ तक सीमित होता है, ये इस पर जोर दिया गया है, एक अर्थ तक सीमित होता है, उसे कहते हैं योग ऋण। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप तीनों शब्दों को अच्छे से जान गए होंगे और ये शब्द शक्ति इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इससे सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक साधारणीकरण का नाम आपने सुना होगा। ये दो ऐसे खतरनाक टॉपिक हैं, अगर इनको आप हैंडल कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप इंटरव्यू में अच्छा नंबर पा सकते हैं। कई बार इसमें लोग फंसना शुरू कर देते हैं। अगला, पंकज का अर्थ कीचड़, यानी कि कीचड़ से जन्मा, बाद में इसका अर्थ हो जाता है कमल, यानी कि पंकज किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। पंकज शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कैसा है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि ये योग ऋण का उदाहरण है और इसका बताया भी गया। पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म लेना, और बाद में इसका जो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर परिभाषा में बताया था कि व्युत्पत्ति होती भी है और इसके कई अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन किसी एक अर्थ के लिए क्या होता है, कोई एक ही अर्थ निकलता है, सीमित रहता है। सही जवाब हो गया कमल। आप लोग अपने अपने नामों का अर्थ भी इसी हिसाब से निकाल सकते हैं कि किस टाइप का आपके नामों का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुख्यार्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, प्रतिभा। हाँ, कुछ बच्चों ने योग ऋण का उदाहरण लंबोदर भी दिया। खासतौर से जो बहुब्रीहि समास है वो इसके अंतर्गत ज़्यादातर शामिल रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुख्यार्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ये है लक्षणा। कुछ बच्चे अभिधा बता रहे हैं जो कि गलत है। ठीक है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने का मतलब है कि लक्षणा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लक्षणा के उदाहरण में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में लक्षणा के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, सत्य नहीं है, असत्य है। पंजाब वीर है, सुरेश गधा है, सारा गांव भूखों मर रहा है, घोड़ा घड़ा मुंह पंकज। इसमें लक्षणा का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जो कि लक्षणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। यानी कि जब वाच्यार्थ में कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में अभिधा तुरंत आना चाहिए। लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा से भी शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है, तब उसका बोध कराने वाली एक तीसरी शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर प्रतिभा। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ये व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कहा ही जाता है कि ये तीसरे अर्थ को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंजना के कितने भेद हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आप काव्यशास्त्र की किताबों को पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके उदाहरण दिए गए हैं, भेद दिए गए हैं कि कुल कितने हैं। लेकिन मैं जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ काफ़ी प्रमाणिक किताब है और उसका जिक्र मैंने आप सभी को एक वीडियो लेक्चर में किया भी है। किताब का नाम था, नरोत्तम स्वामी द्वारा ये लिखी गई बुक है। ठीक है, और बुक का नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पर जितनी भी चीज़ें आप सभी को बताई जाती हैं वो लगभग प्रामाणिक किताबों से ही बताई जाती हैं। कई बच्चे एक वीडियोज़ मेरी देख के
उसमें बता रहे हैं कि आपने अरस्तु का या प्लेटो का बताया कि सत्य से 3 गुना दूरी पर है, और वो लोगों ने कुछ किताबों में पढ़ा है कि 2 गुनी दूरी पर है, लेकिन प्रामाणिक के रूप में 3 गुनी दूरी की ही चर्चा की गई है। अलंकार पारिजात नाम की एक बुक है, ज़रूर आप लोग इसको खरीद कर अपने पास रखिए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा कि व्यंजना के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चिर जीवो जुरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये जो उदाहरण दिया गया है किस व्यंजना के अंतर्गत है? ऑप्शन दिया गया है शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, श्लेष व्यंजना, यमक व्यंजना। तो इसका मतलब है कि आप अगर व्यंजना के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके भेदों के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो इस उदाहरण को बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है चिर जीवो जुरी जुरे क्यों न सने गंभीर, तो इसका सही जवाब है शाब्दी व्यंजना। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए कि शाब्दी व्यंजना का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंधित है? आपने जब शब्द शक्तियों को पढ़ा होगा तो उसमें शब्द शक्तियों के भी कई अलग अलग प्रकार हैं और उनकी शाखाएं भी बहुत सारी हैं। तो प्रयोजनवती का संबंध किससे है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, प्रतिभा। तो इसका सही जवाब है लक्षणा शब्द शक्ति से जुड़ी हुई है प्रयोजनवती। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया वामन, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। तो इसका जो सही जवाब है कि विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेदों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। इसके पहले आपने देखा कि काव्य दोष 70 काव्य दोषों की चर्चा, यानी कि विश्वनाथ 50 से अधिक ही चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। तो इस तरीके से बस स्टोरी के रूप में आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने लक्षणा के 12 भेदों का उल्लेख किया है? 12 भेदों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन दिया गया वामन, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया मम्मट ने लक्षणा के 12 भेदों का चर्चा किया है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धैर्य बनाकर रखिए। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में, इसको आप नोट करके रखिए, ये लगातार परीक्षाओं में आता रहता है। और कई बच्चों ने तो जैसे ही मैं इसका वाचन किया, आप लोगों ने तुरंत इसका सही जवाब बता दिया कि देव ने ये परिभाषा दी है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। हो सकता है कि परीक्षा में इतना दूर पूछ लिया जाए कि देव ने उत्तम काव्य किसे माना है। ऑप्शन दे देगा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो लोगों को लगेगा कि व्यंजना तो उत्तम काव्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप उल्टा देख रहे हैं कि देव ने कहा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, व्यंजना को एकदम से उन्होंने खराब माना हुआ है। तो इस तरीके से ये कोटेशन जो है वो किसका है? देव का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अगला प्रश्न है, अभिधा शक्ति के विषय में साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक किसने कहा है? ये कोटेशन है, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक, अभिधा शक्ति, ये किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक। तो इसका जो सही जवाब है मम्मट ने इस बात को कहा है। ये मम्मट का कथन है अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अभिधा को मुखिया या अग्रिमा किसने कहा है? अभिधा शब्द शक्ति को मुखिया या अग्रिमा किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, देव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वनाथ ने अभिधा को मुखिया या फिर अग्रिमा कहा है। ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को कम जगह किताबों में मिलेंगे। मार्केट में ढेर सारी किताबें आपको ये सब दावा पेश करते हुए कि इसको पढ़ेंगे तो 110% आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो वो सब बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर एकदम से निस्वार्थ भाव से एज ए
प्रतियोगी छात्र की तरह ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और लगता है कि आप लोग परीक्षा नहीं बल्कि मैं ही परीक्षा देने जा रहा हूँ। तो ये एक दूसरे से जो जुड़ाव है काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, बीच में अगर पैसा आता है तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसका जो सही जवाब है, विश्वनाथ ने कहा था मुखिया या फिर अग्रिमा। आज का आखिरी प्रश्न है। कुछ लोगों को लगा होगा कि धीरे धीरे बोरियत महसूस हो रही है, लेकिन आज का जो आखिरी प्रश्न है वो किसी स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं है। पूछा जा रहा है कि बिंबानुभूति या दृश्य ग्रहण अभिधा द्वारा होता है। किसका कथन है? बिंबानुभूति या दृश्य ग्रहण अभिधा द्वारा होता है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही जवाब इसका ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द शक्तियों के संदर्भ में बातचीत करते हुए उन्होंने बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण दो चीज़ों की चर्चा की है। अगर आप कविता क्या है निबंध पढ़े होंगे तो इसमें ये जिक्र आया हुआ। ठीक है, तो आप लोग जुड़े, आप सभी का मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए